हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी उस छोटे से कस्बे की है जहाँ पुरानी हवेलियाँ अभी भी गलियों में खड़ी हैं और लोग एक दूसरे को नाम ले लेकर पुकारते हैं। वहाँ रहती थी मेहर, 27 साल की लड़की जो शहर के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे वह हर बच्चे को न सिर्फ पढ़ाना चाहती हो बल्कि उनकी ज़िंदगी भी संवारना चाहती हो। घर में उसके अब्बू, जो रिटायर्ड क्लर्क थे, बीमार रहते थे। अम्मी घर संभालती थीं और छोटी बहन आयशा, जो अभी कॉलेज में थी, हमेशा मेहर को अपनी हीरो मानती थी। एक दिन स्कूल के वार्षिक उत्सव में मेहर ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, बच्चों को डिजिटल स्किल्स सिखाने वाला। उसी कार्यक्रम में आया था आर्यन, एक लोकल बैंक में असिस्टेंट मैनेजर। वो भी उत्सव में स्पॉन्सरशिप के लिए आया था। आर्यन की नज़र मेहर पर पड़ी जब वो स्टेज पर बच्चों के साथ खड़ी थी, मुस्कुराते हुए उनकी तारीफ कर रही थी। बात शुरू हुई एक साधारण सी तारीफ से। आपका प्रोजेक्ट कमाल का है मेहर, बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दे रही हैं। मेहर ने शर्माते हुए कहा, बस कोशिश है आर्यन भाई, ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। उसके बाद मुलाकातें बढ़ीं, पहले तो स्कूल के काम के बहाने। आर्यन बैंक से स्कॉलरशिप के पेपर लेकर आता, मेहर उन्हें चेक करती। धीरे धीरे बातें गहरी हो गईं। आर्यन बताता कि उसके पिता की डेथ के बाद वो अकेला घर संभाल रहा है, माँ बूढ़ी हो गई हैं। मेहर सुनती, सलाह देती, आर्यन, कभी कभी अपनी खुशी को भी प्राथमिकता दो, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जिंदगी भी जीनी है। आर्यन की आंखों में एक अजीब सा सुकून आ जाता। वो मेहर को देखता और सोचता, कितनी समझदार है ये लड़की। मेहर भी मन ही मन महसूस करती कि आर्यन की बातों में एक सच्चाई है जो आजकल के लड़कों में कम ही मिलती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के सपनों में शामिल हो गए। आर्यन मेहर को कहता, मेहर, तुम्हारी तरह पढ़ाने वाली कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बड़ा स्कूल खोलो जहाँ गरीब बच्चे भी पढ़ सकें। मेहर हंसती, और तुम बैंक की जॉब छोड़कर कुछ अपना बिजनेस शुरू करो ना, तुम्हारे आइडिया तो अच्छे हैं। वो दोनों घंटों फ़ोन पर बात करते। कभी कभी शाम को पार्क में मिलते, दूर से ही, क्योंकि कस्बे में लोग जल्दी नज़रें लगाते थे। आर्यन कभी मेहर के लिए चाय का कप लाता। मेहर उसे अपनी डायरी के पन्ने सुनाती जहाँ वो बच्चों की कहानियाँ लिखती थी। दिलों में एक हल्की सी धड़कन बढ़ रही थी, लेकिन दोनों जानते थे ये सिर्फ सम्मान और दोस्ती का रिश्ता है, कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन ज़िंदगी में सब कुछ इतना सीधा नहीं होता। मेहर के चचेरे भाई सलमान, जो शहर में ही रहता था और थोड़ा जलन रखता था क्योंकि मेहर हमेशा आगे रहती थी। सलमान को लगता था कि आर्यन मेहर के करीब आ रहा है तो उसकी अपनी शादी की बातें रुक जाएंगी, क्योंकि परिवार मेहर को पहले सेटल देखना चाहता था। एक दिन सलमान ने मेहर के फ़ोन से एक पुराना वॉइस नोट निकाला जहां मेहर किसी बच्चे के पेरेंट्स से बात कर रही थी। उसने उस नोट को एडिट किया, कुछ शब्द जोड़कर, कुछ हटाकर, और एक फेक चैट बना दिया। उसमें मेहर आर्यन से कह रही थी, मानो, आर्यन, बैंक के पैसे के बारे में सोचो, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो फेक स्क्रीनशॉट और एडिटेड ऑडियो सलमान ने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, अनोनिमस अकाउंट से। अचानक घर में तूफान आ गया। मेहर शाम को स्कूल से लौटी तो अम्मी का चेहरा उतरा हुआ था। अब्बू बिस्तर पर लेटे थे, सांस फूल रही थी। आयशा फ़ोन पर कुछ देख रही थी और रो रही थी। क्या हुआ अम्मी? मेहर ने पूछा। अम्मी ने फ़ोन बढ़ा दिया। ये क्या है बेटी? लोग कह रहे हैं कि तुम आर्यन के साथ कुछ गलत कर रही हो। बैंक के पैसे का चक्कर, अफवाहें फैल रही हैं, तुम्हारी इज्जत का क्या? मेहर ने स्क्रीन देखा, उसका दिल धड़क उठा। अम्मी, ये झूठ है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, ये एडिटेड है। लेकिन अम्मी का विश्वास टूट चुका था। बेटी, समाज क्या कहेगा? तुम्हारी बहन की शादी कैसे होगी? लोग तो कह रहे हैं कि तुमने आर्यन को फंसाया है। उसी रात आर्यन का मैसेज आया, मेहर, तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ? बैंक में भी अफवाह फैल गई। मेरे बॉस ने पूछा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन प्रूफ क्या है? मेहर ने रोते हुए जवाब लिखा, आर्यन, विश्वास करो, मैं कभी ऐसी नहीं। लेकिन आर्यन का जवाब ठंडा था।
मेहर, मेरी माँ ने भी देख लिया, घर में तनाव है, मैं कल मिलकर बात करता हूँ। अगले दिन मेहर के अब्बू की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा हार्ट का ऑपरेशन ज़रूरी है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे। बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन अफवाह के कारण बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। सर, आपकी बेटी का नाम आ रहा है, हम रिस्क नहीं ले सकते। मेहर ने आर्यन को फ़ोन किया। आर्यन, अब्बू की हालत ख़राब है, मदद करोगे? आर्यन ने हिचकिचाते हुए कहा। मेहर, मैं चाहता हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि तुमने मुझे यूज़ किया, मुझे टाइम दो। मेहर का दिल टूट गया। वो सोचती रही, जो लड़का कल तक सपनों की बात करता था आज शक कर रहा है। घर में माहौल बिगड़ चुका था। सलमान आया और बोला, दी, तुमने तो हम सबको डुबो दिया, अब मेरी शादी की बात भी अटक गई। लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बहन कैसी है। मेहर चुप थी। आयशा ने कहा, आप भी सच बोलो ना, मैं तो जानती हूँ तुम निर्दोष हो। लेकिन अम्मी ने रोते हुए कहा, बेटी, अब आर्यन से दूर रहो, इज्जत बचाओ। मेहर ने फैसला किया वो खुद प्रूफ ढूंढेगी। उसने स्कूल के टीचर्स से बात की, पुराने मैसेजेस निकाले। पता चला कि सलमान ने ही ये सब किया। उसने एक पुराना रिकॉर्डिंग ढूंढी जहां सलमान खुद किसी से कह रहा था, मेहर को सबक सिखाना है। मेहर ने सबूत जुटाए, लेकिन उससे पहले एक और झटका लगा। स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया। मेहर, सोशल मीडिया पर तुम्हारे खिलाफ पोस्ट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं, हम तुम्हें सस्पेंड करना पड़ रहा है। मेहर ने कहा, सर, ये झूठ है, मैं प्रूफ लाती हूँ। लेकिन प्रिंसिपल ने सिर हिलाया। समाज का दबाव है। मेहर घर लौटी तो अब्बू अस्पताल में भर्ती थे, पैसे की तंगी थी। आर्यन ने आखिरकार मैसेज किया, मेहर, मैं आ रहा हूँ, लेकिन पहले साफ करो। आर्यन आया। मेहर ने उसे सबूत दिखाए, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग, सलमान का पुराना चैट। आर्यन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मेहर, मैंने तुम पर शक किया, माफ़ कर दो। मैंने सोचा था कि शायद। मेहर की आंखों में आंसू थे। आर्यन, विश्वास टूटने में सेकंड लगता है, जोड़ने में साल। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। आर्यन ने मेहर का हाथ पकड़ा, पहली बार इतने करीब। मेहर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब अब्बू का इलाज मैं करवाऊँगा। उसी शाम सलमान घर आया। मेहर ने उसे सबके सामने बुलाया। सलमान, क्यों किया ये? मेरी इज्जत के लिए। सलमान सिर झुकाए खड़ा रहा। पहले तो इनकार किया, लेकिन जब मेहर ने रिकॉर्डिंग प्ले की तो उसकी आंखें भर आईं। दी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जलन थी। तुम हमेशा परफेक्ट, मैं पीछे। सोचा था कि आर्यन के साथ तुम्हारा नाम खराब कर दूंगा तो मेरी बात चलेगी, लेकिन अब समझ आया मैंने सबको दुख पहुंचाया। अम्मी रो पड़ी। अब्बू ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, गलती मान ली तो ठीक है, लेकिन मेहर की इज्जत वापस लाओ। सलमान ने खुद पोस्ट डाला, मैंने गलती की, मेहर निर्दोष है, एडिटेड था सब। अफवाहें रुकीं। स्कूल ने मेहर को वापस बुलाया। आर्यन ने बैंक से लोन अरेंज किया। अब्बू का ऑपरेशन हुआ। धीरे धीरे घर में शांति लौटी। आर्यन और मेहर की मुलाकातें अब खुलकर होने लगीं। आर्यन ने कहा, मेहर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें अपना स्कूल खोलने में मदद करूँगा। मेहर मुस्कुराई। आर्यन, रिश्ता विश्वास पर टिकता है, तुमने गलती मानी, ये काफ़ी है। आयशा ने कहा, आप भी, तुमने हमें सिखाया कि सच लड़ता है। सलमान अब बदल गया था। वो मेहर की मदद करने लगा, स्कूल के लिए फ़ंड जुटाने में। अम्मी ने आर्यन को बेटा मान लिया। कुछ महीनों बाद जब अब्बू ठीक हुए तो परिवार ने दोनों की बात पक्की की, लेकिन मेहर ने कहा, पहले मैं अपना स्कूल शुरू कर लूँ, फिर देखेंगे। आर्यन ने हंसकर कहा, ये मेरी मेहर है। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मेहर ने अपना छोटा स्कूल शुरू किया। आर्यन ने बैंक की जॉब में प्रमोशन लिया और घर संभाला। सलमान ने अपनी गलती का प्रायश्चित किया। वो अब कस्बे में जागरूकता अभियान चलाता है, लोगों को बताता है कि अफवाहों से पहले सच जानो। कहानी का सबक ये है कि रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ा है। शक और अफवाहें ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन सच और माफ़ी सब ठीक कर देती हैं। परिवार का दबाव, समाज की नज़रें, ये सब सच्चाई के सामने झुक जाते हैं। गलती करने वाले को मौका दो सुधारने का और खुद कभी झूठ न बोलो। मेहर की तरह मजबूत बनो, आर्यन की तरह विश्वास करो और सलमान की तरह गलती मानकर आगे बढ़ो। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। एयर पोल्यूशन से हर साल मरने वाले लाखों अफरद का दार दुनिया भर में क्यों कम नज़र आता है?
आज के दौर में दुनिया ने टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन एक ऐसा खामोश कातिल है जो रोज़ाना लाखों लोगों की ज़िंदगी ले रहा है, और वो है एयर पोल्यूशन। हर साल दुनिया भर में लाखों अफराद हवा की आलूदगी की वजह से बीमार होते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। इसके बावजूद एयर पोल्यूशन का दर्द अक्सर मीडिया, सियासत और आवाम की तवज्जो में उतना नुमायां नज़र नहीं आता जितना किसी जंग, हादसे या पैंडेमिक का होता है। सवाल ये है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बावजूद एयर पोल्यूशन का मसला इतना कम महसूस होता है। सबसे पहली वजह यह है कि एयर पोल्यूशन एक स्लो किलर है। ये किसी बॉम्ब ब्लास्ट या एक्सीडेंट की तरह फ़ौरन असर नहीं दिखाता। जब कोई शख्स आलूदा हवा में सांस लेता है तो उसके जिस्म पर असरात धीरे धीरे ज़ाहिर होते हैं, जैसे अस्थमा, लंग कैंसर, हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक। क्योंकि यह बीमारियां वक्त के साथ डेवलप होती हैं, लोग अक्सर उनका सीधा ताल्लुक एयर पोल्यूशन से नहीं जोड़ पाते। जब तक लोगों को एहसास होता है, अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी वजह अवेयरनेस की कमी है। बहुत से मुल्कों में लोगों को यह मालूम ही नहीं होता कि वो जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो कितनी खतरनाक है। अक्सर लोग पोल्यूशन को सिर्फ धुंध या स्मोक समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं। हकीकत यह है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जिसे PM 2.5 कहा जाता है, इंसानी जिस्म के अंदर घुसकर खून तक पहुंच जाते हैं और दिल और दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखना मुमकिन नहीं होता, इसीलिए लोग इनके खतरे को भी कम समझते हैं। तीसरी अहम वजह इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करते हैं। अगर गवर्नमेंट्स पोल्यूशन को कम करने के लिए सख्त कवानीन बनाएं तो इंडस्ट्रीज़ को अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, जो महंगा होता है। इसीलिए कई दफ़ा सियासी दबाव की वजह से एनवायरनमेंट के मसाइल को सेकेंडरी इम्पोर्टेंस दी जाती है। डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को अक्सर एनवायरनमेंट की हिफाजत पर तरजीह दी जाती है। मीडिया कवरेज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया अक्सर उन टॉपिक्स को हाईलाइट करते हैं जो ड्रामेटिक हों, जैसे अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, वॉर्स या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। एयर पोल्यूशन की स्टोरी में वो ड्रामेटिक विजुअल्स नहीं होते जो ऑडियंस को फ़ौरन अट्रैक्ट कर सकें। स्मोक की तस्वीर शायद कुछ वक्त के लिए लोगों की तवज्जो हासिल कर ले, लेकिन उसके पीछे छुपी हेल्थ क्राइसिस इतनी विजिबल नहीं होती। इसीलिए एयर पोल्यूशन का इशू अक्सर हेडलाइंस से जल्दी गायब हो जाता है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन का असर ज़्यादातर गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज़ पर होता है। साउथ एशिया, अफ्रीका और कुछ एशियन मुल्कों में पोल्यूशन की लेवल बहुत ज़्यादा होती है। इन रीजन्स के लोग अक्सर ऑलरेडी पॉवर्टी, एजुकेशन और हेल्थ केयर के मसाइल का सामना कर रहे होते हैं। जब बेसिक नीड्स ही पूरी ना हो रही हों तो एनवायरनमेंट के मसाइल सेकेंडरी लगने लगते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के मसाइल को उतनी तवज्जो नहीं मिलती जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ के इश्यूज़ को मिलती है। एक और वजह यह है कि एयर पोल्यूशन कलेक्टिव प्रॉब्लम है, लेकिन लोग इसे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। हर शख्स चाहता है कि साफ़ हवा मिले, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए तैयार नहीं होता। प्राइवेट कार्स का ज़्यादा इस्तेमाल, एनर्जी वेस्ट करना और प्लास्टिक बर्निंग जैसे अमाल पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। जब तक लोग अपनी आदतों को चेंज नहीं करते, तब तक प्रॉब्लम बरकरार रहेगी। एयर पोल्यूशन का दार्ड कम नज़र आने की एक साइकोलॉजिकल वजह भी है। इंसान उन चीज़ों से ज़्यादा डरता है जो फ़ौरन ख़तरा पैदा करती हैं। अगर कोई वायरस तेज़ी से फैलता है तो लोग फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई रिस्क धीरे धीरे बढ़ता है तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन जैसे मसाइल पर ग्लोबल एक्शन अक्सर स्लो होता है। हालांकि इस मसले का हल मुमकिन है। गवर्नमेंट्स को क्लीन एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर को प्रमोट करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाया जाए ताकि लोग प्राइवेट कार्स का कम इस्तेमाल करें। इंडस्ट्रीज़ को एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए। सतही आवाम में अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोग पोल्यूशन के नुकसानात को समझ सकें। एजुकेशन भी इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर सकती है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में एनवायरनमेंट स्टडीज़ को प्रमोट किया जाए ताकि नई नस्ल ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन सके। मीडिया को भी चाहिए कि वो एयर पोल्यूशन के मसले को सिर्फ एक सीजनल इशू ना समझे, बल्कि इसे एक परमानेंट ग्लोबल क्राइसिस के तौर पर हाईलाइट करे।
आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि एयर पोल्यूशन का दाड़ इसलिए कम नज़र आता है क्योंकि ये खामोशी से लोगों की ज़िंदगी ले रहा है। लेकिन खामोशी का मतलब यह नहीं कि प्रॉब्लम छोटी है। अगर दुनिया ने इस मसले को संजीदगी से ना लिया तो आने वाले सालों में हेल्थ क्राइसिस और भी बढ़ सकता है। साफ़ हवा इंसानी बुनियादी हक है और इस हक की हिफाजत के लिए गवर्नमेंट्स, मीडिया और अवाम सबको मिलकर कदम उठाना होगा। सिर्फ तभी हम एक सेहतमंद और महफूज मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकते हैं।